Hello students, this is our first lecture on geography. First chapter is the resources. This lecture contains what is resources and classification of resources. इस लेक्चर में हम लोग रिसोर्स क्या है और रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज़ रिसोर्सेज. पहला तो रिसोर्स क्या होता है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. इन्वायरमेंट में अवेलेबल वो सारी चीज़ें जो हमारे नीड्स को, हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स. और वो हमें ईज़िली प्रोवाइड हो जाए और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो, मतलब ज़्यादा कॉस्टली ना हो, और कल्चरली भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, मतलब उसका एक्सेप्टेंस भी आराम से कर लिया जाए. जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोल है, ठीक है, कोल है. कोल को हम लोग टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे क्रेन वगैरह के ज़रिए, क्रेन के ज़रिए हम लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल सकते हैं और वो हमारे ऊपर ज़्यादा इकोनॉमिकली बर्डन भी नहीं है. वो हम लोग एक बार क्रेन का खर्चा लगेगा और वो क्रेन से हम आराम से उसको निकाल सकेंगे. और कल्चरली भी वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि घरों में वो यूज़ होता है कोल, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में. तो ये हमारा एक रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गया कोल. तो उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जिनकी हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं. इन्वायरमेंट में जो भी वो प्रेजेंट चीज़ है जिनकी हमें नीड होती है उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं. ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक इंटर कनेक्शन है. किनके बीच. नेचर के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच. There is an interdependent relationship between nature, technology and institution. The human beings are linked this interaction. They interact with nature through technology and create institutions for economic development. जो रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना. और ह्यूमन बीइंग इन तीनों जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, तीनों को कनेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग, है ना. जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया कोल का ही, तो कोल कहाँ प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है ना. नेचर में प्रेजेंट हमने कोल को किसके द्वारा निकाला, क्रेन के द्वारा निकाला. तो क्रेन क्या हो गई, एक टेक्नोलॉजी हो गई. और फिर वो कोल कहाँ गया, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में गया, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है. और इन सबको कौन कनेक्ट कर रहा है, नेचर से कोल कौन निकाल रहा है, ह्यूमन बीइंग निकाल रहा है ना. टेक्नोलॉजी किसने बनाई, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई. और इंस्टीट्यूशन में काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं. और उस कोल का क्या होगा, उस कोल से किसका फ़ायदा होने वाला है, ह्यूमन बीइंग्स का होने वाला है. तो इन तीनों में जो इंटर कनेक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही है, ह्यूमन बीइंग के लिए ही है, ह्यूमन बीइंग ने ही किया है और ह्यूमन बीइंग ही इसमें मेन रोल निभा रहा है. दे इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है, ह्यूमन बीइंग्स का हो रहा है ना. नेचर से ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे निकाल रहा है, ईजिली निकाल पा रहा है. और उसका यूज़ कहाँ कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने में कर रहा है. और उससे हमारा यानी ह्यूमन बीइंग्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम. जो ह्यूमन बीइंग्स है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, उससे रिसोर्स को निकालने में और उसको यूज़ करने में,
रिसोर्स तो पड़ा ही हुआ है, तो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था, लेकिन उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा था, है ना। तो उस जो इन्वायरमेंट में रिसोर्स पहले से प्रेजेंट है उसको कौन निकाल रहा है, ह्यूमन बींग्स निकाल रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं इन तीनों को कनेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी और इंस्टीट्यूशन को भी। कौन कनेक्ट करता है, ह्यूमन बींग। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखिए, रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। फिर फर्दर नेचुरल रिसोर्स को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है उससे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स जिसे ह्यूमन ने बनाया है वो हो गया ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग यूज़ करते जाएं और वो वापस फिर से जनरेट होता जाए, फिर से वो बनता जाए, है ना, मतलब वो ख़त्म ना होने वाला, उससे हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाना है उसे, तो वो कहलाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस या फ्लो, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, कंटिन्यूअस है और ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। वाटर है, वाटर भी अपना एक है, फ्लो में बह रहा है, जैसे नदियाँ हैं बह रही है ना। तो ये एक कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कहने का मतलब नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हम लोग बायोलॉजिकल कहेंगे, है ना। पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, ये सब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आएंगे। इसको भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में आ गए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में आ गए सारे वाइल्ड लाइफ्स, है ना, सारे जितने भी जानवर, पशु, पक्षी सब हैं, सब आ गए बायोलॉजिकल रिसोर्स में। नॉन रिन्यूएबल में भी दो पार्ट हैं। पहला है रिसाइकेबल, यानी कि जिसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ किया जा सके, जैसे मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, ठीक है, एल्यूमिनियम का बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर जब वो पुराना हो जाता है तो फिर से उसको मेल्ट करके फिर दूसरा कुछ और बर्तन बना लेते हैं, या कुछ और उसका मटेरियल का एल्यूमिनियम का कुछ और दूसरा पॉट बना लेते हैं, है ना। तो वो एक रिसाइकेबल है, जैसे मेटल, जितने भी मेटल हो गए वो रिसाइकेबल रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल एक बार जल गया तो फिर पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो फिर वो ख़त्म हो गया, उसको वापस हम लोग रिसाइकेबल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन में आ गया कोई एक सिस्टम, जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग जहाँ आप लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक इंस्टीट्यूशन। तो वो जो एक बिल्डिंग है वो एक एज अ रिसोर्स है, ठीक है, जहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है, कोई फैक्ट्री हो गया, वहाँ पे भी एक सिस्टम है जहाँ पे लेबर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, वो लोग काम कराते हैं और लेबर्स काम करते हैं और काम करने के बाद फिर वो चले जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ, एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स में आता है। और दूसरा आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखो, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी कहने का मतलब कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे जनरेट कर रहे हैं, और क्वालिटी जैसे कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या फिर कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े बुने जाते हैं, कोई एक आदमी घर में बैठ के बुनता, ठीक है, और एक फैक्ट्री में बुने जा रहे हैं मशीन के द्वारा, तो वो एक बार में बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं,
ठीक है, वही अगर एक एक आदमी को लगाया जाता तो उतनी क्वांटिटी हमें मिल नहीं पाती। और दूसरी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में क्या है कि जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 में से जो 5 लोग हैं वो स्किल्ड हैं, स्किल्ड लेबर हैं, और 5 लोग जो हैं वो नॉन स्किल्ड लेबर हैं। ठीक है, स्किल्ड लेबर कहने का मतलब 10 लोग कंप्यूटर सेंटर में काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों को कंप्यूटर आती है और 5 लोगों को नहीं आता है। तो जो 5 लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो वो क्या हो गए, स्किल्ड हो गए, उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा पहले कंप्यूटर चलाना, फिर बाकी का काम। लेकिन बाकी जो 5 लोग हैं, पहले तो उन्हें कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, फिर बाकी के काम भी सिखाने पड़ेंगे, है ना। तो वो जो काम सीखे हुए लोग होते हैं, जिनको जो काम करना है वो काम वो पहले से जान रहे हैं वो लोग, उन्हें हम लोग स्किल लेबर कहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो लोगों को अगर हायर करना होगा, किसी को अपने जॉब पे रखना हो, तो किससे वो रखना पसंद करेंगे, जिसके पास पहले से स्किल है, वो स्किल है पहले से, जो वो काम जानता हो उसे लोग प्रीफर करेंगे, है ना। तो ये होता है क्वालिटी। ये अभी आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में ही। अब हम लोग रिसोर्सेज को फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे भी हम लोग रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कहते हैं। ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना एक्सेट्रा। वो सारे थिंग्स जिनमें लाइफ होता है उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा फौना हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिनमें लाइफ है वो बायोटिक कहलाएंगे। अबायोटिक, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। दे कैन बी रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उसे हम लोग अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। और अबायोटिक रिसोर्स रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी हो सकते हैं, है ना। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अबायोटिक में, अबायोटिक के एग्जाम्पल में आता है लैंड, वाटर, आयरन, बॉक्साइट। ठीक है, लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को अबायोटिक कहते हैं। वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंगस, ये सब बायोटिक में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला आता है इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, those resources that can be used again and again or can be reproduced by physical, mechanical and chemical processes are known as renewable resources। वैसे रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार यूज़ करते हैं और वो बन भी जाते हैं दोबारा से। वो फिज़िकल प्रोसेस से बन सकते हैं या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से बन सकते हैं या फिर केमिकल प्रोसेस से बन सकते हैं, लेकिन वो दोबारा से बन जाते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें आते हैं सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? वैसे रिसोर्सेज जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, बहुत लंबा एक जियोलॉजिकल टाइम लगता है, उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, रिसाइकेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिसाइकेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसाइकेबल रिसोर्सेज जो हैं उनमें आते हैं मेटल्स। मेटल्स को हम लोग दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिसाइकेबल रिसोर्स में आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया और गैसेस हो गई, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं, जो कि यूज़ होने के बाद फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते।
कुछ एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स के और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के, है ना। जैसे सोलर हो गया, बायोमास हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। और ये फॉसल फ्यूल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब हम लोग रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज, थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आइए चलते हैं एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। Resources which are owned by private individuals are known as individual resources. For example, plot, fields, house, car, book, well. वैसे resources किसी एक आदमी का रिसोर्स होता है, उस वैसे रिसोर्स को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि बुक हो गई, कार हो गई, कुएं हो गए, हैंडपम्प हो गया, या फिर बेड हो गया, है ना, बॉटल हो गई। ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है ना। जब बुक, कार, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल विलेज, पॉन्ड, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग उस जगह को या उस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे प्लेग्राउंड हो गया, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, सब खेलते हैं। वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी, जितने लोग रहते हैं सबकी है, सबके लिए है वो। और जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, वहाँ पे भी ढेर सारे लोग जाते हैं घूमने। तो ये सब क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे गाँव में कुछ कुएँ होते हैं जहाँ पे सारे गाँव वाले आके पानी भरते हैं, या फिर कोई तालाब होता है जहाँ पे सब लोग आके अपना पानी भरते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे ये देखिए पार्क है, पार्क में सारे लोग आते रहते हैं, है ना। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो कि किसी स्टेट के या किसी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन रिसोर्सेज को हम लोग नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑल मिनरल रिसोर्सेज, रोड, रेलवेज, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब नेशनल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं, है ना। जैसे ये फॉरेस्ट हो गया, ये नदी हो गई, ये रेलवे हो गया, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। सेकेंड है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट कंट्रोल ऑल एरियाज विच डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्रीज। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्रोल करते हैं वैसे एरियाज़ को जहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल कंट्री उससे बिलोंग नहीं करती। वहाँ पे किसी भी कंट्री को अगर वर्क करना है तो उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अप टू 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर्स फ्रॉम कोस्ट। किसी भी कोस्ट से, मान लो कोई कंट्री है, उसके कंट्री से लगा हुआ सी है ना, सी एरिया है, तो उसके कोस्ट से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो कोस्टल एरिया है उसे हम लोग टेरिटोरियल सी कहेंगे। टेरिटोरियल सी जो है वो किससे बिलोंग करेगी, उस नेशन से, जिस नेशन से या जिस कंट्री से वो लगी हुई है ना। जैसे ये देखिए, ये कोई कंट्री है, इस कंट्री से ये सी लगी हुई है, ठीक है, किसी कंट्री से ये सी एरिया लगा हुआ है, तो उस कंट्री के कोस्टल एरिया से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी है उसको यूज़ कौन करेगा, जिस कंट्री के बगल में ये सी लग रही है, यानी कि जिस कंट्री से ये सी लग रही है वो नेशन इसको यूज़ करेगा। बट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन सी।
No individual country can utilize this area without the permission of international institution. ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कंट्री अगर उसे कोई रिसोर्स मिलता है अंडर सी तो वो यूज़ बिना के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के नहीं कर सकती है। क्लियर? जो टेरिटोरियल सी है, उस जिस कंट्री से ये लग रहा है उसको वहाँ पे माइन करने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर उसे कुछ मिलता है, उस नेशन को या फिर किसी दूसरे कंट्री को कुछ मिलता है, तो वहाँ पे माइनिंग के लिए उसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन की ज़रूरत होगी। और ये जो हाई सी है, यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर आता है। क्लियर? रिसोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड इज स्टॉक, फोर्थ इज रिजर्व्स। एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज? Resources which are found in a region but have not been utilized due to lack of capital, technology, skill and etc. वैसे resources जो किसी रीजन में फाइंड आउट किए गए हैं, मिले हैं, बट टेक्नोलॉजी की कमी के कारण या फिर कैपिटल की कमी के कारण या फिर स्किल के कारण, कम स्किल के कारण वहाँ पे उन रिसोर्सेज को निकाला नहीं जा पा रहा है, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। जैसे गुजरात और राजस्थान है, वहाँ पर हमें पता है कि सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है, विंड एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं प्रॉपरली, क्योंकि जितनी कैपिटल की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है, उतने पैसे अभी तक उसमें गवर्नमेंट लगा नहीं पा रही है। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है, तो बहुत कॉस्टली होने के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। Resources which have been surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization. ऐसे रिसोर्सेज जो कि डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जिनको माइन से, जैसे कोल रिसोर्स है ना, कोल रिसोर्स है, उसको हम लोग माइन से निकाल चुके हैं, निकाल के उसका यूज़ करना सीख गए हैं और उसको वो कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। हमने ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो आराम से ईज़िली लो कॉस्ट में निकल जाए माइन करके, और उससे हम लोग यूज़ करना भी स्टार्ट हमने कर दिया है ना। तो वैसे रिसोर्स जो कि यूज़ में आ गए हैं, यूटिलाइज होने लगे हैं, और वैसे रिसोर्स को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। थर्ड इज स्टॉक। These are the material in the environment which have the potential to satisfy the human needs but could not be used due to lack of appropriate technology. For example, water is a compound of two gases but we do not have the technology to trap the energy of hydrogen and oxygen. स्टॉक किसे कहते हैं? वैसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता तो है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते, लेकिन अभी तक उसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिली है जिससे हम लोग ईजिली उसको रिसोर्स को निकाल सके और उसका यूज़ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का हमें पता है कि ये दो गैसेस से मिलके बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स हैं, लेकिन अभी तक हमें इन दोनों को जो अलग करने का प्रोसेस है वाटर से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो जो टेक्नोलॉजी है अभी तक वो प्रॉपर हमें मिल नहीं पाई है। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। लास्ट है हमारा रिजर्व्स।
resources which can be put into use with the existing technology, but their use have been postponed keeping in mind the needs of the future generation. For example, we are using river water for generating hydroelectricity only in limited quantity. टेक्नोलॉजी के कारण या फिर फ्यूचर जनरेशन के कारण अभी तक हमने उसे पोस्टपोन करके रखा है। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर वाटर है, हमें पता है कि उस रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है ना, लेकिन अभी तक हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई है, इसलिए बहुत कम जगह पे ही अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उतनी ऊंचाई चाहिए, फिर उस फोर्स के साथ पानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।